Hello friends, we are again here to discuss a new chapter, that is strategies for enhancement in food production. ये एक चैप्टर जो हमने पहले 8th चैप्टर कंप्लीट किया, अभी पूरा एक नया ही चैप्टर है जिसको हम समझने वाले हैं। फूड प्रोडक्शन जो एनहेंस करना है, तो हम दो चीज़ से फूड प्रोडक्शन एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहला है जो है एनिमल्स और दूसरा है प्लांट्स। तो ये पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है एनिमल हस्बेंडरी के रिलेटेड, दूसरा जो पार्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग के रिलेटेड। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल हस्बेंडरी। तो पहले हम चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 दैट इज स्ट्रेटेजीज for enhancement in food production। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि why we need to enhance the food production। You are already knowing that population is growing exponentially। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनको सबको अगर हमको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि मैनी ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू गेट द फूड। सो बेसिकली इफ वी थिंक अबाउट द ग्रोइंग पॉपुलेशन देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, सो वी नीड टू एनहेंस द फूड प्रोडक्शन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। सो बेसिकली फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एनिमल हस्बेंडरी। द फर्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंडरी। ये आप बहुत ही फेमिलियर है इस टर्म से। व्हाट फ्रॉम वेयर दिस वर्ड केम, हस्बैंड यानी जो पूरी फैमिली का केयर करे उसको हम हस्बैंड बोलते हैं। तो यहाँ से ही ये पूरा वर्ड आया है एनिमल हस्बेंडरी। उसमें जो सबसे पहले है कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंडरी। तो ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। किसकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? क्या हम यहाँ पर प्लांटेशन? नहीं, इसमें हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, पर इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। क्या है? इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। It is agricultural practice of breeding and raising of livestock। फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग, ब्रीड भी करवाएंगे उसको केयर करके, उसका रेज भी करवाएंगे, रेजिंग अप यानी ग्रोइंग अप वो भी करवाएंगे ऑफ लाइव स्टॉक। तो फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइव स्टॉक, राइट? व्हाट इज लाइव स्टॉक? तो यहाँ पर हम वो भी समझ लेते हैं कि लाइव स्टॉक क्या है। लाइवस्टॉक इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, राइट? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में ज्यादातर हम फार्म एनिमल्स को यूज करेंगे, राइट? आर केप्ट फॉर प्रॉफिट, बेनिफिट के लिए हम उसको रखते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो लाइवस्टॉक इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर केप्ट for profit is referred as livestock। यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में जनरली कौन से होते हैं? जनरली फार्म एनिमल्स आर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स which are kept for profit। Now if you think that which type of farm animals are used for this raising up and breeding, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कैटल्स, देन बफेलो, उसके बाद
शीप, गोट, फिर हॉर्सेस, ये जो एनिमल्स है वो सब आते हैं। पिग्स आते हैं, राइट, पिग्स। देन पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री एनिमल्स एंड फिशरीज, ये भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें से हमको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती है। मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है, फिर बहुत सारा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में से भी हमको एग्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, फिशरीज आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फूड, राइट, जिसको हम सी फूड बोलते हैं। उसके बाद यू कैन ऑल्सो डू एपीकल्चर, जिसमें आपको हनी मिलता है। बीज को हम रेज करेंगे तो उसमें से हमको हनी मिलता है। तो दिस इज अबाउट द लाइफ स्टॉक। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी लाइफ। ये हमको बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं। दूसरी भी ऐसी कई प्रोडक्ट्स है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है, वो भी देते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक more than 70%, more than 70% of livestock is with the two countries. दो countries के पास more than 70% of the world livestock is with the two countries, that is India and China. India and China, right? More than 70% of world livestock यहाँ पर आएगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड का जो 70% लाइवस्टॉक है वो कौन सी कंट्रीज के पास है? इंडिया एंड चाइना। पर उसका जो फार्म आउटपुट है वो एकदम कम है। सो ओवर हियर द फार्म आउटपुट इज ओनली 25%, up to 25%. That is, productivity per unit is very very low. अगर हम समझे इसको तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। सो बेसिकली ओवर हियर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। So we have developed certain techniques. We are using the technology, conventional technology, modern technologies, जिससे कि ये क्वालिटी भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो we are nowadays focusing on the traditional, conventional and newer technologies. क्यों? क्योंकि इससे क्या बढ़ सकता है? तो यहाँ से इसे एक तो क्वालिटी अच्छी हो सकती है एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस नाउ। सो वी विल लुक नाउ अबाउट द डेयरी फार्मिंग। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो जो सबसे पहला है वो डिस्कस कर रहे हैं हम, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इफ यू थिंक अबाउट दिस डेयरी फार्म मैनेजमेंट, आपको मालूम होगा कि इसमें जनरली किस चीज का मैनेजमेंट करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। ये मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स किस चीज के लिए मैनेजमेंट करते हैं हम? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क। आप जानते हैं मिल्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फूड बोलो इसको तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन डिलीवर कर सकता है। तो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और उसकी प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, राइट, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये हो गया
डेफिनेशन इसका डेयरी फार्म मैनेजमेंट का, कि हम किस चीज का मैनेजमेंट करते हैं, एनिमल्स विच फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। आप समझ सकते हो कि मिल्क तो इट इज एन वेरी एसेंशियल पार्ट, मोस्टली पीपल स्टार्ट द डे विद द मिल्क और इट्स प्रोडक्ट्स। आपको मालूम होगा ये यंग जो जनरेशन है उनको चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बटर, चीज, दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑफ मिल्क। इवन कर्ड, योगर्ट, उसके बाद आएगा बटर मिल्क, ये सब प्रोडक्ट्स किसके हैं, मिल्क से ही बनती है। एज वेल एज यू कैन यूज सिंपल श्रीखंड, उसके बाद हम वो भी ले सकते हैं घी, दिस ऑल आर मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। अल्टीमेटली ये कहाँ से बनता है, मिल्क में से ही बनेगा। तो दिस ऑल आर अवर डे टू डे यूज्ड फूड आइटम्स एंड यंग जनरेशन तो चॉकलेट्स और चीज बटर से तो बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसका जो पैलेटेबल टेस्ट रहता है सबको अच्छा लगता है। तो मिल्क और उसकी प्रोडक्ट्स का ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जैसे वो पाने के लिए हम किसका मैनेजमेंट करते हैं, एनिमल्स का, वो उसको हम बोलेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नाउ द केस इज कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट किस चीज से डील करता है, तो इट डील्स विद द सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव द यील्ड एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ मिल्क। दो चीज के लिए ये पूरा डील करता है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट deals with system and processes, to improve yield and quality of milk। दो चीजें अच्छी होनी चाहिए, एक तो यील्ड और दूसरा है क्वालिटी। भी इफ यू वांट टू इंप्रूव द यील्ड एंड क्वालिटी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। कौन सी ब्रीड हमने ली है वही डिटरमाइन करेगा कि यील्ड इसका कैसा होगा। सो ओवर हियर वी कैन से यील्ड डिपेंड्स on quality of breed, right। कैसा होना चाहिए ब्रीड, तो ब्रीड शुड बी हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल। उसका यील्डिंग पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अंडर सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन, जो एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें उसका यील्डिंग पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि उसको उसमें डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी होना चाहिए। सो ब्रीड शुड हैव टू कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट इज हाई यील्डिंग पोटेंशियल इन certain climatic condition of area। दूसरा जो है वो है इट शुड बी हैविंग द डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, यानी कि उसको उसके अंदर डिजीज रेजिस्ट करने की कैपेसिटी हो, वही उसका हेल्थ इंप्रूव करेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो ओवर हियर डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम सोचते हैं कि व्हाट इज ब्रीड, ब्रीड क्या है। तो ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स। किस चीज से रिलेट होने चाहिए, दे शुड बी रिलेटेड बाय डिसेंट्स, राइट। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स related
बाय डिसेंट्स, यानी उनके जो एंसेस्टर्स है वो रिलेट होने चाहिए, राइट। शोइंग मोस्ट ऑफ द कॉमन कैरेक्टर्स, having most of the common characters similar, right? So and are similar in most of characters like general appearance, configuration, size, configuration, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ऑलमोस्ट बोल रहे हैं हम, नहीं कि पूरा का पूरा। यहाँ पर ये हो गया ब्रीड का डेफिनेशन। क्या बोले हम, क्या समझे हम कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये कहीं रिलेट होते हैं उनके प्रीवियस जो उनके पेरेंट्स हैं उसमें कहीं पर भी वो रिलेट होते हैं, एंड दे आर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रीड। कैसी होनी चाहिए ब्रीड? उसका यील्डिंग पोटेंशियल हाई होना चाहिए, और दूसरा डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी होनी चाहिए। दिस इज अबाउट द डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू हैंडल द कैटल, right? What things we should take care for handling the, understand what care should be done to increase the yield in the yield of milk and its products। कैसे हम क्या केयर कर सकते हैं जिससे कि इसका प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट हो सके, यील्ड बढ़ सके। उसमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट में सबसे पहला जो आता है, राइट, केयर, जो हम बोलते हैं केयर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब हम कैटल्स को रखते हैं तो दे शुड बी वेल्ड हाउस, उनको अच्छा सा एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है, जैसे एक हाउस के जैसा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम कैटल रख सके। तो इट शुड बी वेल्ड हाउस, राइट। वेल्ड हाउस में पूरा क्लीन और हाइजीनिक पूरा एनवायरनमेंट होता है। फिर उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर भी मिलना चाहिए। वेल हाउस, एडिक्वेट वाटर भी उसको मिलना चाहिए। एंड थर्ड इज डिजीज फ्री, दे शुड बी मेंटेन डिजीज फ्री। क्यों? क्योंकि डिजीज से उनकी हेल्थ के ऊपर असर होता है, और जैसे ही हेल्थ में थोड़ा प्लस माइनस हो जाए तो ऑटोमेटिकली इट डायरेक्टली अफेक्ट्स यील्ड। सो सबसे पहले जो है वो है मेंटेन डिजीज फ्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इफ यू थिंक, सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ फीड। जो फीड हम देते हैं, फीडिंग शुड बी ऑलवेज डन इन साइंटिफिक मैनर। उसको कैसे फीड किया जाता है? साइंटिफिक मैनर में। एंड मेन हमारा फोकस, एम्फेसिस किस चीज पर रहना चाहिए? मेन एम्फेसिस शुड बी ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फॉडर। इसको रफेज देते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट हाई रहता है, हे, एनसिलेज जैसे जो चीजें होती है जिसमें क्या होता है, फाइबर कंटेंट हाई रहता है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेट, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा रहती है, सीरियल्स, मिलेट्स, ये सब कॉन्सेंट्रेट्स में आएगा जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो दोनों का अमाउंट, दोनों को हमको क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पर साइंटिफिक फीडिंग एंड मेन emphasis is done on main emphasis on quality and quantity of fodder, if you think दो टाइप के उसमें कंटेंट होता है फीडिंग में,
एक होता है रफेज, जैसे मैंने बताया रफेज में फाइबर कंटेंट कैसा रहता है, हाई फाइबर कंटेंट, राइट। इसमें आएगा हेज, देन सिलेज, स्ट्रॉ, ये सब इसमें आएगा, राइट। जैसे दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट में इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हम डिस्क्राइब करते हैं, इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रहता है। दोनों को हमको मेंटेन करना है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके अंदर जो सीरियल्स, मिलेट्स, ये सब जो आता है ये कॉन्सेंट्रेट्स में आता है। तो ये हो गया फीडिंग। फीडिंग शुड बी डन इन साइंटिफिक मैनर। तीसरा जो है वो है स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, दोनों के लिए, कैटल्स के लिए भी और हैंडलर्स के लिए भी। जो उसको हैंडल करता है वो भी क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि इससे कैटल्स और कैटल से ह्यूमन को कुछ डिसीज जैसा स्प्रेड ना हो। तो यहां पर आएगा स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, फॉर बोथ हैंडलर्स एंड कैटल्स। समझिए इस बात को, कब ये क्लीनलीनेस होना चाहिए, ड्यूरिंग मिल्किंग, देन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तीनों टाइम पर क्लीनलीनेस होना चाहिए। प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, all the three places there should be cleanliness. The fourth one is regular inspection. कैटल्स का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और उसके बाद रेगुलर विजिट्स ऑफ वेटरनरी डॉक्टर शुड बी देयर। तो ये होना ही चाहिए। सो फोर्थ वन इज रेगुलर इंस्पेक्शन। देन उसके बाद हमने पूरा रिकॉर्ड कीपिंग, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड लास्ट रेगुलर विजिट ऑफ डॉक्टर्स। रेगुलर कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे, विजिट ऑफ वेटरनरी डॉक्टर्स, राइट। ये सब हो गया है, पर अभी जितने ज्यादातर प्रोसेसेस है वो मैकेनाइज हो गए हैं। मैकेनाइज होने की वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता था हैंडलर के साथ प्रोडक्ट्स, वो अभी नहीं आता है। तो द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज नाउअडेज मेजर ऑफ द प्रोसेसेस आर मैकेनाइज्ड, यानी कि टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट से ही होते हैं। तो उसकी वजह से हैंडलर इज नॉट कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट। सो फिफ्थ, much of processes are mechanized. So the handlers are not in direct contact with products. This is about the care and management to increase the yield. Now we will see the types of breeds. We will discuss about the types of breeds. ये बुक में नहीं दिया गया है, पर हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं और थोड़े नाम भी हमको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रीड्स ऑफ कैटल्स, यानी कि काऊ की जो ब्रीड्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं।
काऊ की जो ब्रीड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो सबसे पहली है वो है मिल्च ब्रीड, यानी कि मिल्क यील्डिंग ब्रीड, जो अच्छा यील्ड करती है मिल्क का वो। दूसरी है ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड्स आर यूज फॉर वर्किंग, काम के लिए उसको यूज किया जाता है। और तीसरा जो है वो है जनरल यूटिलिटी ब्रीड, जो दोनों के लिए यूज किया जाता है, मिल्क एज वेल एज फॉर वर्क। तो यहाँ पर जो उसके 3 कैटेगरी दी है ब्रीड्स ऑफ कैटल्स में, उसका जो साइंटिफिक नेम है काऊ का वो है बोस इंडिकस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन ब्रीड्स को। काऊ के अंदर जो इंडियन ब्रीड्स है वो, तो मिल्च ब्रीड्स में एक है गिर, दूसरा है साहिवाल। गिर इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। दूसरा है जो साहिवाल, साहिवाल जनरली इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अच्छी मिल्च ब्रीड है इंडिया की। रिमेंबर दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया। इट इज द बेस्ट मिल्च ब्रीड इन इंडिया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है साहिवाल। थर्ड है रेड सिंधी एंड दियोनी, बोथ आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, एंड राठी इज फाउंड इन राजस्थान। सेम वे आप देखिए मालवी, जो कि ड्रॉट ब्रीड है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हल्लीकर इज अनदर टाइप ऑफ ड्रॉट ब्रीड फाउंड इन कर्नाटक। सेम वे नागेरी, जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी में हमको पाई जाती है। दैट इज द लास्ट वन कंगायम, दैट इज फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया। दैट इज थर्ड टाइप ऑफ द ब्रीड, जो दोनों के लिए यूज की जाती है, वो है जनरल यूटिलिटी ब्रीड। एक है हरियाणा। हरियाणा ब्रीड्स जो है वो हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ओंगोले इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कांकरेज इन गुजरात एंड थारपारकर इन गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साहिवाल एज वेल एज गिर। ये दो आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होल्स्टीन फ्रिशियन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मिल्च ब्रीड बिकॉज इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे अच्छी मिल्च ब्रीड मिलती है वो है होल्स्टीन फ्रिशियन, और जो इंडिया में है वो है साहिवाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इज द बेस्ट मिल्च ब्रीड इन द वर्ल्ड, दैट इज होल्स्टीन फ्रिशियन। उसके अलावा बहुत एक अच्छी क्वालिटी की मिल्क ब्रीड जर्सी, देन गुर्नसी, आयरशायर, ब्राउन स्विस एज वेल एज रेड डेन। दिस ऑल आर एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउस। यहाँ पर दो ये होल्स्टीन फ्रिशियन और जर्सी, यहाँ पर साहिवाल आपको याद रखने हैं। ये इंडिजीनियस ब्रीड है, इंडियन ब्रीड्स। यहाँ पर ये एक्सोटिक ब्रीड्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में पाई जाती है, और इसको ये है बेस्ट मिल्च ब्रीड। नेक्स्ट इज द ब्रीड्स ऑफ बफेलोज। द साइंटिफिक नेम ऑफ द बफेलो इज बुबालस बुबेलिस। देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट बफेलो ब्रीड्स। पहला एक सुरती, नीलरवी, नागपुरी एंड जाफराबादी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाफराबादी एंड मुर्रा। मुर्रा इज द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बफेलोज, बादावरी एंड मैसानी। तो ये ब्रीड्स है बफेलोज की। ब्रीड्स ऑफ बफेलोज हमने 7 टाइप्स की देखी। नेक्स्ट इज ब्रीड्स ऑफ शीप। शीप का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओविस एरिस, राइट। इसमें भी दोनों टाइप की है, एक्सोटिक एज वेल एज इंडियन। ये इस पार्ट में से क्या पूछा जाता है, अ टाइप ऑफ इंडियन ब्रीड पाटनवाड़ी, जो कि गुजरात में पाई जाती है, उससे क्या बनता है, तो वूल जो मिलता है इसमें से, इट इज यूज फॉर आर्मी होजियरी आइटम्स जो आर्मी के लिए बनती है, वो कौन से वूल में से बनती है, पाटनवाड़ी ब्रीड के जो वूल होते हैं उसमें से ही बनती है। सेकेंड इज लोही इज फाउंड इन पंजाब एंड राजस्थान एंड इट इज गुड इन बोथ मिल्क एज वेल एज wool. Then Nali is found in Haryana, Punjab and Rajasthan. It is having superior carpet. It is having good quality of wool which is used for carpet, right.
राइट। बाखरवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने आर्मी होशियारी की बात की, पाटनवाड़ी एज वेल एज बाखरवाल इज यूज फॉर अंडरकोट ऑफ हाई क्वालिटी शॉल। शॉल जो बनता है उसका जो अंडरकोट बनता है ये बाखरवाल के वूल से ही बनता है, राइट। इट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। डेक्कनी एंड नेलोर, ये एक ऐसी टाइप की शीप की ब्रीड है जो मटन के लिए यूज की जाती है फॉर ईटिंग। दिस वेर फॉर जनरली फॉर द प्रोडक्ट्स, पर ये दो स्पेशली डेक्कनी एंड नेलोर इज यूज फॉर मटन, तो ये भी आपको याद रखना है। रामपुर इज गिविंग अ सुपीरियर ग्रोथ एज वेल एज नरवारी इज फॉर कोर्स वूल। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ शीप। एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ शीप में डॉर्सेट, हॉर्न्स एंड मरीनो, ये तीनों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रीड्स है, एक्सोटिक ब्रीड्स। दे आर फंक्शनिंग मल्टीपर्पज, वूल भी अच्छा होता है, उसका मटन भी अच्छा होता है, एज वेल एज ये इसीलिए यूज करते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर, क्योंकि दोनों क्वालिटी है उसके अंदर, क्वालिटी ऑफ वूल एज वेल एज ऑफ मटन। नेक्स्ट पहले हमने डिस्कस किया काव, फिर बफेलो, फिर शीप। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ब्रीड्स ऑफ गोट। गोट का जो साइंटिफिक नेम है वो है कपरा कपरा, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यू हैव टू रिमेंबर काश्मीरी पाशमीना। काश्मीरी पाशमीना इज फाउंड इन कश्मीर एंड तिब्बत, दोनों जगह पर ये पाई जाती है। उसमें से जो वूल मिलता है वो फाइनेस्ट क्वालिटी का वूल होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम कश्मीरी पाशमीना इज फाउंड इन कश्मीर एंड तिब्बत एंड द वूल इज ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी। दिस इज द ब्रीड ऑफ गोट, राइट। अनदर आर गडी, जमुनापुरी, बीतल, मालाबारी एंड बंगाल, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीड वो है कश्मीरी। दूसरी ब्रीड्स है जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट इज द ब्रीड्स ऑफ पिग। आपको मालूम होगा केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग इज रिफर्ड एज पिगरी। केयर एंड मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम? पिगरी। और उसका जो मीट होता है उसको हम बोलते हैं पॉर्क। पॉर्क इज वाइडली ईटन इन वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। पॉर्क को बहुत खाया जाता है। तो इंडियन ब्रीड एक ही है यहाँ पर अच्छा वाला, जो बोलते हैं हम घुंघरू, राइट। एंड एक्सोटिक ब्रीड्स आर ऑफ यूके, जिसमें बर्कशायर एंड लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर आते हैं, राइट। दिस आर यूज फॉर ईटिंग पर्पस। जो इसका मीट होता है उसको हम बोलते हैं पॉर्क, राइट। फिर उसके बाद जो हिनी इज अ ब्रीडिंग बिटवीन द टू एनिमल्स, राइट, हॉर्स एंड डोंकी। मेल हॉर्स क्रॉसेस विद द फीमेल डोंकी, तब जाके जो ऑफस्प्रिंग मिलता है वो बोलते हैं हम हिनी। सेम वे म्यूल्स जो है, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, जब उसका क्रॉस होता है, यहाँ पर मेल हॉर्स है, यहाँ पर फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, तो म्यूल्स बनते हैं। लास्ट इज स्टेलियंस। स्टेलियंस यानी अनकैस्ट्रेटेड मेल हॉर्स, जो कि उसको स्टराइल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उसका यूज कहाँ पर करना है? ब्रीडिंग पर्पस के लिए उसका यूज करना होता है, इसलिए ये अनकैस्ट्रेटेड मेल हॉर्स है, जनरली यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो बेसिकली दिस इज द थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड। यहाँ पर गिर और साहिवाल, यहाँ पर होल्स्टीन फ्रिशियर एंड जर्सी, यहाँ पर जाफराबादी एंड मुर्रा। इन दिस केस you have to remember wool for hosiery, undercoat of quality shawl, as well as the mutton producing Deccan and Nellore। यहाँ पर exotic breeds Dorset, Horn and Merino, तीनों। यहाँ पर आपको याद रखना है कश्मीरी पाशमीना, जिसमें से फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है। दूसरा, यहाँ पर जो मीट होता है उसको पॉर्क बोलते हैं, एंड द केयर एंड मैनेजमेंट इज रिफर्ड एज पिगरी। स्टेलियंस क्या होते हैं? अनकैस्ट्रेटेड मेल हॉर्स। सो दिस आर द ब्रीड्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द डिजीज ऑफ कैटल्स। हम थोड़ी डिजीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे
पहला है बैक्टीरियल डिजीज का, हम देख लेते हैं, राइट। बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस में जो सबसे पहला है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स हमने ह्यूमंस में भी पढ़ लिया है, वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होता है। ये सभी एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट कैटल्स, बफेलोज, हॉर्स, शीप, गोट, सब में ये देखने को मिलता है, राइट। और ये स्प्रेड कहाँ से होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही स्प्रेड होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एंथ्रेक्स एंटीसीरम दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि प्रिवेंट हो सके। एंटीसीरम इसको दिया जाता है। दूसरा एक है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस इज, आपने इसके सिम्टम्स ऑलरेडी हमने ह्यूमन में पढ़ लिए हैं। मेस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय कोरिनीबैक्टीरियम पायोजेंस। इससे होता है कोरिनीबैक्टीरियम पायोजेंस। दिस इज अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग मेस्टाइटिस। इसमें क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ अडर इन काउ। अडर आपको मालूम होगा कि इट इज एन पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड विच इज रूमिनेंट, राइट। तो ये पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज रिफर्ड एज अडर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ अडर इन ड्राई काउस, in dry cows. Now basically mastitis is a type of disease जिसको हम ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट वन इन केस ऑफ वायरल डिजीज इज द रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। ये डिजीज एक हाईली क्वांटिजियस डिजीज है, बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। क्यों? क्योंकि ये वायरस सभी जगह प्रेजेंट होता है। जो डिजीज्ड एनिमल के जो फ्लूइड्स और सिक्रीशन होते हैं वो सब में ये वायरस होता है, इसलिए ये हाईली contagious. Why? Because virus is present. Virus present in all fluids and secretion of diseased animal. तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी दूसरे एनिमल्स को हो सकता है, फ्लाइज से भी हो सकता है, फूड से भी हो सकता है। So this can be treated by vaccination और बहुत ही एक प्रोग्राम किया था इंडिया में बिफोर फ्यू इयर्स। तो ये अभी वैक्सीन्स दी जाती है, इसलिए ये बहुत ड्रेडेड नहीं है। सो दिस इज अबाउट द डिजीजेस ऑफ कैटल्स। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी, जिसमें आता है पोल्ट्री। पहले हमने देखा डेयरी फार्म मैनेजमेंट, अभी हम देखने वाले हैं पोल्ट्री। तो व्हाट इज पोल्ट्री? तो इट इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स यानी बर्ड्स। डोमेस्टिकेशन किसका करना है? बर्ड्स का करना है। क्यों करना है? फॉर व्हाट द बर्ड्स आर गोइंग टू बी डोमेस्टिकेटेड। तो बर्ड्स को डोमेस्टिकेशन इसलिए करना है फॉर इट्स फूड एंड एग्स। नाउ व्हाट इज द पिक्युलरिटी ऑफ दिस फूड एंड एग, राइट? जो हम खाने वाले बर्ड या फिर उसके एग्स, उसमें क्या है न्यूट्रिशनल
क्वालिटी, तो उसमें दे आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट विच इज वेरी एसेंशियल इन आवर डे टू डे लाइफ, प्रोटीन एंड फैट, तो इसलिए इसको खाया जाता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट विच टाइप ऑफ फाउल्स आर जनरली यूज, बहुत सारे फाउल्स हैं, पर यहाँ पर जो जनरली यूज होते हैं वो है एक चिकन, फिर दूसरा है टर्की, गीज, डक्स. चिकन और डक्स ये बहुत ही ऑफन पहले से ही यूज होते थे. बाद में टर्की, जो कि अभी अभी बहुत ही इसका भी यूज शुरू हो गया है, टर्की एंड गीज. इसके अलावा भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, इसमें वी कैनॉट से दैट पोल्ट्री इंक्लूड्स ओनली दिस बर्ड्स, राइट. नाउ इफ आई वांट टू इम्प्रूव द यील्ड क्वालिटी, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो मैं उसका सिलेक्शन मेरे को करना पड़ेगा कि सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड, अच्छी वाली ब्रीड जो कि डिजीज फ्री भी हो, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा. सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड, राइट. क्योंकि इससे क्या होगा, अगर डिजीज फ्री ब्रीड होगी तो इससे हमको यील्ड भी अच्छी मिलेगी. नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन. दूसरा है एक प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन. फार्म यानी जैसे हमने वहां पर भी देखा था कि इट शुड बी हाउस्ड वेल कैटल्स के अंदर, यहाँ पर भी फार्म की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर एंड सेफ, क्योंकि many animals can attack these birds, then that should be safe as well as clean also. फिर उसके बाद आएगा उसका थर्ड टाइप, जिससे उसका बॉडी को न्यूट्रिशन मिलने वाला है, प्रॉपर फीड एंड वाटर. उसको खाना भी अच्छा होना चाहिए एंड वाटर, यानी कि अच्छा खाना यानी न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाला खाना. नेक्स्ट इज हाइजीन एंड हेल्थ केयर, क्लीनलीनेस भी होना चाहिए और हेल्थ केयर भी मैनेज करना पड़ेगा. तो हाइजीन एंड हेल्थ केयर, दिस ऑल आर द मेजर्स बाय विच वी कैन take care of the poultry birds. Now certain birds are exclusively grown for its meat, right. उसके मीट के लिए ही ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स. क्या बोलते हैं उसको? ब्रॉयलर्स, राइट. बर्ड्स exclusively grown for meat, we will say them broilers. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, प्लायमाउथ रॉक्स इज द एग्जांपल ऑफ ब्रॉयलर, राइट. ओके, यहाँ पर जो सेकेंड है, बर्ड्स विच आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर द एग्स, जो सिर्फ अंडे के लिए ही हम ग्रो करते हैं, उसको हम बोलेंगे लेयर्स. बर्ड्स exclusively grown for eggs is called as layers. और इसका एग्जाम्पल है व्हाइट लेग हॉर्न, राइट. सो बेसिकली दिस आर द टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स, व्हाइट लेग हॉर्न एंड प्लायमाउथ रॉक. वन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉयलर, अनदर वन इज लेयर. इंडिया के अंदर ज्यादातर क्या यूज होता है फॉर इट्स फूड एंड एग? इन इंडिया पोल्ट्री के अंदर, राइट, पोल्ट्री के में चिकन ही यूज होता है जनरली फॉर द फूड एंड एग. सो दिस इज अबाउट द पोल्ट्री. नाउ वी विल डिस्कस द ब्रीड्स and the disease of the birds, right. The last part of poultry is about breeds and diseases in the fowls.
तो जो सबसे पहला है कि ब्रीड्स ऑफ हेन्स, जिसका साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस, उसमें जो सबसे पहला है असील। याद रखना है आपको कि एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसमें से सिर्फ नाम और उसका टाइप ऑफ डिजीज ये सब पूछे जाते हैं। तो असील इज यूज्ड इन कॉक फाइटिंग। जहाँ पर आपने देखा होगा कि कॉक फाइट होता है तो जनरली कौन सी ब्रीड यूज की जाती है, असील। दूसरी बहुत सारी ब्रीड्स है पर ये जो है वो है स्पेसिफिक कॉक फाइटिंग के लिए है। सेकेंड इज चिटागोंग, गगुस, करकनाथ, बरसा, ब्लैक बंगाल आर इंडिजीनियस ब्रीड। असील भी इंडिजीनियस ब्रीड है। एक्सोटिक ब्रीड्स जो है, क्यों हम एक्सोटिक ब्रीड्स ही पोल्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हमने पहले ही बात किया था कि वाइट लेगहॉर्न इज यूज्ड इन लेयर्स एज वेल एज प्लायमाउथ रॉक इज यूज्ड इन ब्रॉयलर्स, बोथ आर एक्सोटिक ब्रीड। क्योंकि जो उसका एग लेइंग कैपेसिटी है इंडियन ब्रीड्स का वो बहुत ही कम है, 60 एग्स पर ईयर जितना है, जो बहुत ही कम है। तो हम एक्सोटिक ब्रीड्स का जनरली यूज करते हैं। वाइट लेगहॉर्न इज यूज्ड इन केस ऑफ लेयर्स, राइट। सो वाइट लेगहॉर्न, प्लायमाउथ रॉक, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, ससेक्स, बहुत सारे एक्सोटिक ब्रीड्स हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर पोल्ट्री फार्मिंग, राइट। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द ब्रीड्स ऑफ द डिजीज, जहां पर आपको क्या याद रखना है, वाइट लेगहॉर्न एंड प्लायमाउथ रॉक as well as acyl which is used for cock fighting, right. Scientific name of hen is Gallus gallus. Common diseases in poultry, यहाँ पर आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, राइट। वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड सिम्टम्स एंड कॉजेज एंड एवरीथिंग, जस्ट वी वांट टू जस्ट नो द नेम्स, राइट। यहाँ पर हम नाम ही याद रखेंगे कि इट इज फर्स्ट इज वायरल डिजीज। तो बर्ड्स के अंदर वायरल डिजीज में फाउल पॉक्स है, बर्ड फ्लू आपने सुना होगा 2005 में थाईलैंड से ह्यूमन में भी ये ट्रांसमिट हुआ था, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, कॉज्ड बाय H5N1 वायरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्ड फ्लू एंड रानीखेत डिजीज विच इज ऑल्सो रिफर्ड एज न्यू कैसल डिजीज। ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं कि फॉलोइंग इज द डिजीज ऑफ विच टाइप ऑफ एनिमल। तो रानीखेत इज अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री एनिमल, राइट। उसके बाद इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस एंड लिम्फाइड ल्यूकोसिस। सेम वे बैक्टीरियल डिजीज भी है, फाउल कॉलेरा, पुलोरम, कोराइजा, माइकोप्लाज्मोसिस एंड स्पाइरोकीटोसिस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेम वे फंगल डिजीजेस भी है, एफ्लेक्टोटॉक्सिकोसिस, ब्रूडर न्यूमोनिया एंड एस्परजिलोसिस, राइट। ये सब फंगल डिजीज है। एनसीफेलोमलेशिया, आप अगर यंग बर्ड के अंदर अगर विटामिन ई कम है तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रेन के टिश्यू सॉफ्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम एनसीफेलोमलेशिया, राइट। एंड लास्ट वन इज कोकाइडियोसिस विच इज कॉज्ड बाय एलिमेलिया प्रोटोजोन, राइट। इससे क्या हो जाएगा, बर्ड्स का जो स्टूल पास आउट होगा वो ब्लडी डायरिया जैसा होगा, दैट इज एन साइन एंड सिम्टम ऑफ कोकाइडियोसिस। So basically this is all about the breeds and diseases of the poultry. Just you have to know the names, nothing else. Thank you.